औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, इस लेक्चर में भी हमने कुछ रिलेशनशिप्स को ही डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा म्यूचुअलिज़म से। म्यूचुअलिज़म क्या होते हैं? म्यूचुअलिज़म इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसमें दो शख्स एक दूसरे को जो फ़ायदा पहुंचा रहे हों, वो म्यूचुअलिज़म कहलाता है। तो म्यूचुअलिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज़म के दरमियान, जिसमें दो ऑर्गेनिज़म इकट्ठे रहते हैं, बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की एक्टिविटी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। यानी एक काम करेगा दूसरे को फ़ायदा होगा, दूसरा काम करेगा पहले को फ़ायदा होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं ये म्यूचुअलिज़म है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लाइकन्स। लाइकन्स आप कह सकते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एलगी और फंजाई के दरमियान है। फर्स्ट ईयर में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल थी। तो ये डुअल ऑर्गेनिज्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन बन जाती है, यानी ऐसी एसोसिएशन जो सिम्बियोटिक हो। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये जो वर्ड सिम्बियोटिक है, आजकल जो इसकी डेफिनेशन वो ये है कि दो ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे रहें तो इन इकट्ठे रहने को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। आगे उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है। जैसे कुछ कमेंसलिज़म है, कुछ म्यूचुअलिज़म है, कुछ पैरासाइटिज़म है, कुछ प्रीडेशन है। तो ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज़म के दरमियान। वो ऑर्गेनिज़म कौन कौन से हैं? एलगी और फंजाई। और एलगी हमेशा फंजाई के अंदर रहता है। यहाँ हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया माइसीलियम। तो माइसीलियम फंजाई की बॉडी को कहा जाता है। बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो जैसे ये फंजाई है तो आमतौर पे इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एलगी रहते हैं, तो इस वजह से लिखा गया एलगी लिविंग विद इन माइसीलियम। और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? फंजाई क्या करती है? एलगी को मिनरल्स और शेल्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। चूँकि अंदर रह रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं या बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो एलगी पर इफ़ेक्टेड नहीं होंगे। तो हमारे आम तौर पे जो फंजाई है वो मिनरल और शेल्टर एलगी को प्रोवाइड कर रही होती है। और एलगी चूँकि फोटोसिंथेटिक है, इस वजह से ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है। तो दोनों के एक दूसरे के साथ रहने से दोनों को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद लाइकन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सक्सेशन के टॉपिक में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लाइकन्स की सलाहियत है कि वो एक्सपोज सरफेस पे बड़ी अच्छी तरह ग्रो करती हैं और इम्पॉर्टेंट कॉलोनाइज़र ऑफ बेयर रॉक्स, और बिल्कुल जो नंगी चट्टानें हैं, बंजर ज़मीन है, उस पर कॉलोनी बनाने वाली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आमतौर पे लाइकन्स होते हैं। इस वजह से लाइकन से ही सक्सेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास हैं कि एग्जांपल दूसरी है फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट के दरमियान। इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से नेक्टर्स ले रहे होते हैं जो इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो ये इंसेक्ट का बेनिफिट है। और जब इंसेक्ट करीब आता है प्लांट के, तो प्लांट क्या करते हैं? उसकी बॉडी के साथ कुछ पोलन ग्रेन्स अटैच कर देते हैं, कुछ सीड अटैच कर देते हैं। तो पोलन ग्रेन की वजह से फ़ायदा क्या होता है? पोलिनेशन होती है कि जो आमतौर पे एक प्लांट के पोलन्स हैं वो दूसरे प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पास चले जाते हैं। और दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होते हैं। एक प्लांट के जो सीड हैं जब वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ अटैच होंगे, इंसेक्ट जब किसी दूसरे रीजन में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ जाके सीड गिरेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? जो उस प्लांट की जो जनरेशन है वो ज़मीन के काफ़ी हिस्से में फैल जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो ये प्लांट के बेनिफिट्स हैं। तो बहरहाल दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिल रहा है। इंसेक्ट को नेक्टर मिल रहे हैं और प्लांट को पोलिनेशन में हेल्प हो रही है और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प हो रही है। उसके बाद हमारे पास अगला रिलेशनशिप कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा बेनिफिट है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट हासिल करता है लेकिन दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉट इफेक्टेड एट, ना उसको कोई फ़ायदा होता है ना उसको कोई नुकसान होता है। अगर फ़ायदा हो जाए तो म्यूचुअलिज्म बन जाएगा, अगर नुकसान हो जाए तो पैरासाइटिज्म बन जाएगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म आया, उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट्स लिए, उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी इफ़ेक्टेड नहीं होता। इफ़ेक्टेड का मतलब यहाँ दोनों हैं, ना उसको बेनिफिट मिले ना उसको हार्म नुकसान हो, तब जाके वो कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है तो म्यूचुअलिज्म बन जाएगी, हार्म मिल रहा है तो आप कह सकते हैं पैरासाइटिज्म हो जाएगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है शार्क, जो एक बड़ी मछली है, उसके साथ एक छोटी सी मछली अटैच होती है रेमोरास। वो इसके साथ, ये इसको सकर फिश भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है?
सकर फिश, ये इसके साथ आमतौर पे अटैच रहती है। जब शार्क अपना खाना खा लेती है तो इसका जो बचा खुचा है वो ये रेमोराज खा रही होती है। अब रेमोराज को फ़ायदा होता है, अब उस बचे का जो बचा हुआ खाना है उसके ज़ाया होने से भी बच जाता है, रेमोराज को भी फ़ायदा होता है, उसके शार्क को भी कोई नुकसान नहीं होता। एक बेनिफिट तो ये। दूसरा, ये हमेशा इसके साथ अटैच रहती है, जिससे ट्रैवलिंग में क्या होता है, फ़ायदा होता है कि ये जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि बड़ी मछली है इसलिए तेज़ी से स्विम करना होता है, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके साथ अटैच रहती है तो बहुत तेज़ी से ट्रैवलिंग हो रही होती है। लेकिन इसका शार्क की बॉडी के ऊपर शार्क को कोई नुकसान नहीं है। तो शार्क हैव स्मॉल फिश रेमोराज जो अटैच इसके साथ हमेशा अटैच रहती है। एज शार्क फिट, जब शार्क खाना खा लेती है तो रेमोराज पिक द स्क्रैप, जो बचा हुआ खाना होती है फिर वो रेमोराज खा रही होती है। द रेमोराज बेनिफिट्स, तो बचा हुआ खाना अगर आप किसी गरीब को दें तो गरीब का तो फ़ायदा होगा लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह है, तो रेमोराज को तो फ़ायदा होता है, शार्क नॉट इफेक्टेड, शार्क को कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद अगला जो हमारे पास मोड ऑफ फीडिंग है, खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो ग्रेजिंग है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल हैं वो ग्रासेस वाली जो फैमिली है उससे खुराक हासिल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, मैनी एनिमल फीड ऑन ग्रासेस, दिस मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग, इसको ग्रेजिंग कहा जाता है। तो वो ग्रेजिंग का लफ्ज़ी मतलब है चरना, तो चरने वाले जो जानदार हैं उनको ग्रेजर कहा जाता है। दोज एनिमल दैट फीड ऑन ग्रासेस, जैसे रैबिट है, गोट है, शीप है, कौ है एंड बुफेलोज जैसे भैंसे वगैरह हैं, तो ये सारी सी कैटेगरी में आती है। तो ये इन आम नेचर के अंदर आमतौर पे जो एनिमल्स हैं वो पास्चर लैंड, जो चरागाह होती है उसमें जाके ये रहते हैं। आगे ग्रेजिंग का इफेक्ट क्या होता है। ग्रेजिंग दो तरह की है, एक मॉडरेट है, एक ओवर है। पहले हम ओवर ग्रेजिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पास्चर लैंड है, चरागाह है, उसमें 100 एनिमल्स की खुराक मौजूद है और हम इसमें 500 एनिमल रख दें, तो अब यहाँ जो होगी वो ओवर ग्रेजिंग कहलाएगी। तो टू मैनी एनिमल इन पास्चर लैंड, इसको हम कहते हैं ये ओवर ग्रेजिंग। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जैसे फिर आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर खाना बहुत ज़्यादा हो तो जिस वक्त लोग खा रहे होते हैं तो काफ़ी सारा खाना बच भी जाता है, और आम तौर पे कोशिश हर प्लेट के अंदर कोशिश होती है कि जितना खाना हम डालें आम तौर पे उस प्लेट को भी बचा देते हैं, काफ़ी सारा खाना उस प्लेट के अंदर भी बच जाता है और पीछे आप कह सकते हैं डिशेस वगैरह के अंदर भी बच जाते हैं अगर खाने वाले थोड़े। अगर खाने वाले बहुत ज़्यादा हों तो जो प्लेट में डाला वो भी बिल्कुल साफ़, जैसे लेमन डिशवार के साथ आप साफ़ करते हैं तो इसी तरह बिल्कुल उस तरह साफ़ कर देंगे। और इवन जो पीछे हैं डिशेस वगैरह उसको भी बाद दफ़ा उंगलियों के साथ चाट रहे होते हैं, जो डोंगे वगैरह होते हैं उसको भी आप कह सकते हैं उंगलियों के साथ चाट, बिल्कुल साफ़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी अगर खाने वाले ज़्यादा हों तो जिस बर्तन में खाना मौजूद है वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अगर खाना ज़्यादा हो तो जो प्लेट में आया वो भी बाद दफ़ा बच जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब क्या है, खाने वाले ज़्यादा है, खाना कम है, तो होगा क्या, आम तौर पे जब एनिमल ज़्यादा हों, एनिमल कम हो और खुराक ज़्यादा हो यानी प्लांट्स ज़्यादा हो तो हर एनिमल्स ऊपर ऊपर से खा रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ऐसे खा रहे होते हैं, यानी काफ़ी सारा प्लांट का पोर्शन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर खाने वाले ज़्यादा हों तो फिर इवन जड़ों को भी खाना शुरू कर देते हो, यानी थोड़ा सा पोर्शन निकला ज़मीन से निकाल के वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खाना कम है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो विगरस ईटिंग, तो खाने को बिल्कुल साफ़ किया जाएगा, जड़ समेत पौधे को खाया जाएगा। ठीक है, तो ईट द एनिमल डाउन टू रूट्स। अगर किसी प्लांट की रूट्स ही ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा रीग्रो करवाना ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, सिंस दे आर मोर रेजिस्टेंट एंड ग्रो फास्टली। हालांकि घास के अंदर ये सलाहियत है, अगर इसका थोड़ा सा पोर्शन भी बचा दिया जाए, सिर्फ इसके रूट्स ही बचा, तो ये बड़ी तेज़ी से दोबारा ग्रो करती है बाकी प्लांट की निस्बत, ये तेज़ी से। लेकिन अगर जड़ों को ही ख़त्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली फिर तो इनका ग्रो करना मुश्किल है। तो विगरस ईटिंग के अंदर तो घास को जड़ों समेत खाया जाता है, इस वजह से घास के दोबारा ग्रो करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट क्या होगा कि घास के जो दोबारा रीग्रो करने की सलाहियत वह कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि जड़ें ख़त्म हो गई। सॉइल ट्रैम्पलिंग से क्या मुराद है, अगर ज़मीन को किसी सख्त चीज़ से
ऐसे जैसे ये ज़मीन है इसको ऐसे, तो ये ट्रैम्पलिंग कहलाती है। इसके ऊपर कोई सख्त चीज़ अगर मारी जाए तो ये ट्रैम्पलिंग ऑफ सॉइल कहलाते हैं। ट्रैम्पलिंग का मतलब है किसी चीज़ को पीटना या रूंदना, ट्रैम्पलिंग ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल को हम किसी चीज़ से, सख्त चीज़ से अगर ऐसे मारना शुरू कर दें तो हम कहेंगे ट्रैम्पलिंग होती है। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें, अगर कोई मिट्टी हो उसको थोड़ा सा अपने हाथ के साथ सख्त या किसी ईंट के साथ थोड़ा सा मारें तो उसका एक इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि आम तौर पे जब कोई सख्त चीज़ मारी जाती है तो 2 लेयर्स बन जाती हैं। नीचे वाली लेयर तो हो जाती है बहुत सख्त और ऊपर वाली लेयर बहुत नरम हो जाती है, यानी मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं। यानी किसी ज़मीन को अगर सख्ती से दबाया जाए तो नीचे वाली लेयर, ज़मीन थोड़ा सा नीचे जाके ना प्रेस हो जाती है और जो साइडों पर मिट्टी होती है वो उस लेयर के ऊपर आना शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं 2 लेयर्स बन गई, एक नीचे वाली लेयर जो सख्त हो रही है, एक ऊपर वाली लेयर जहाँ साइडों से मिट्टी आ रही है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जब नीचे वाली सरफेस सख्त हो गई तो पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ी बहुत ग्रासेस की जो रूट्स रह भी गई हैं उनको पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, फिर कम होना। एक फैक्टर तो ये है उनकी जड़ें ख़त्म होगी। दूसरा फैक्टर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी, क्योंकि बारिश जब आती है तो पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, लेकिन उस ज़मीन में एब्जॉर्ब होता है जिसके अंदर जो सॉफ्ट हो। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी हल वगैरह चलाने के मकसद ये होता है कि ज़मीन को नरम किया जाए ताकि पानी जब आए तो ज़मीन के अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस वजह से हूव्स जो सुम होते हैं जानवरों के, आपने देखो कि जितने भी ग्रेजर्स होते हैं, जो घास वगैरह खाने वाले जानवर होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं वो सख्त होते हैं, तो उनको हूव्स कहा जाता है। हूव्स ऑफ एनिमल टेम्पल द सॉइल, वो ज़मीन को ऐसे बार बार मारेंगे जिसकी वजह से हार्ड लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। जो बारिश का पानी है वो फिर ज़मीन में पेनिट्रेट नहीं करेगा, जिससे मॉइस्चर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो ऊपर वाली मिट्टी है, आमतौर पे जो सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं जब हम खादे वगैरह इस्तेमाल करते हैं या नेचर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करती है तो अपर लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मटेरियल होता है। तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट शक्ल में ऊपर मौजूद है, लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शक्ल में मौजूद है, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल, जब बारिश का पानी आता है तो ये सॉफ्ट लेयर को पानी बहा के ले जाते हैं। यानी जिस लेयर के अंदर मिनरल्स ज़्यादा थे वो बारिश के पानी के साथ चली गई, तो इसका मतलब है मिनरल्स भी चले गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो जगह बंजर होना शुरू हो जाएगी। यानी 3 काम हो, जड़ें उससे ख़त्म हो गई, घास के जो रीग्रो होने के चांसेस वो ख़त्म हो गए, पानी भी कम अब ज़मीन के अंदर जा रहा है जिससे पानी की कमी हो गई सॉइल के अंदर, और तीसरा जो ज़रख़ेज़ ज़मीन के अंदर मिनरल्स थे, जो ज़रख़ेज़ मिट्टी के अंदर, वो मिट्टी भी जाना शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन, कि मिट्टी कटना शुरू हो गई। तो रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम अपर सरफेस रिमूविंग द सरफेस टॉप सॉइल विद इट, कि जो रेन वाटर है, और ये फर्टाइल सॉइल कहलाती है। फर्टाइल सॉइल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मिनरल होते हैं। जब पानी, बारिश का पानी यहाँ से गुजरेगा तो जो ऊपर वाली मिट्टी, आमतौर पे देखा है जब बारिश होता है तो ऊपर वाली मिट्टी को लेके जाता है, रिमूविंग द सरफेस टॉप सॉइल विद इट, तो सरफेस के ऊपर जो टॉप सॉइल है उसको रिमूव करना शुरू कर देगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट इज़ बैरन लैंड, बंजर ज़मीन होना शुरू हो जाएगी। और जो बंजर ज़मीन होती है आमतौर पे उसको हम कहते हैं ये डिज़र्ट बनना शुरू, क्योंकि डिज़र्ट की आमतौर पे निशानी ये है, ऐसी ज़मीन जहाँ दूर दूर तक प्लांट का नामो निशान ना हो, तो वो आमतौर पे डिज़र्ट्स कहला रही होती हैं। तो इस वजह से वो जो ज़मीन है जो बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत ग्रास लैंड था, आहिस्ता आहिस्ता वो बंजर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी सी ज़मीन के बंजर होने का हम कहते हैं ये डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सॉइल है वो डिज़र्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दी। लेकिन अगर मॉडरेट ग्रेजिंग हो, फिर मैं दोबारा वही एग्जांपल दूंगा कि अगर खाने वाले थोड़े हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रासेस हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे प्लांट भी लगे हुए हैं, ये दूसरे छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं इसके अंदर। अब ग्रास लैंड का मतलब है कि ग्रास को ज़्यादा होना चाहिए, उसके जो कंपटीटर है उनको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब जब
कोई भी एनिमल यहाँ आएगा तो इस घास को भी खाएगा, इस पौधे को भी खाएगा, ठीक है। अब घास बड़ी तेज़ी से दोबारा ग्रो करती है, और चूँकि मॉडरेट ग्रेजिंग है, इसका मतलब है फूड ज़्यादा है और एनिमल क्या है, कम है, तो इस वजह से वो ऊपर ऊपर से खाना शुरू कर देंगे, चाहे वो पौधे हों चाहे वो ग्रासेस हों। लेकिन चूँकि ग्रास के अंदर रीग्रो करने की ज़्यादा सलाहियत है, इस वजह से ग्रास दोबारा रीग्रो हो जाएगी, जो उसका कंपटीटर है वो स्लो होने की वजह से दोबारा पीछे रह जाएगा, तो दोबारा ग्रास है वो दोबारा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो मॉडरेट ग्रेजिंग का ये फ़ायदा होता है, मॉडरेट ग्रेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम को स्टेबल रखने में मदद करता है। क्यों ग्रेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में ग्रास का ज़्यादा होना चाहिए। अगर वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीज़ आना या हर्ब्स आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो मॉडरेट ग्रेजिंग क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय द कंपटीटर, वो कंपटीटर को खा जाते हैं। अब खाते घास को भी हैं, लेकिन घास दोबारा जल्दी से ग्रो हो जाती है, इस वजह से कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाते हैं और जो ग्रास है वो दोबारा डोमिनेट कर जाती है और ग्रास लैंड का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहते हैं। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे शॉर्ट कि इफ़ेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है, तो आपने ये 4-5 पॉइंट लिख देने, और मॉडरेट ग्रेजिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है ये आपने पॉइंट लिख देना। तो इस चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट तैयार करें तो ग्रेजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 दफ़ा बोर्ड के पेपरों में आ चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।